Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अर्णव गोस्वामी वर्सेस उद्धव ठाकरे। ये तो सच है कि अर्णव गोस्वामी जीत गए और उद्धव ठाकरे हार गए। अब उद्धव ठाकरे की जो हार हुई है केवल सुप्रीम कोर्ट से नहीं, जनता के बीच भी हार चुके हैं। अगर अर्णव गोस्वामी की बात करें, जब वो जेल से रिहा हुए, जिस तरह का जन सैलाब उनके लिए उमड़ा था और जो लोगों में क्रेज था, एक समय बॉलीवुड स्टार्स के लिए हुआ करता था, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद वो भी खत्म हो गया। तो इतना तो आप कह सकते हैं कि अर्णव गोस्वामी एक जर्नलिस्ट की तरह गए थे और निकले एक सेलिब्रिटी की तरह, जो चारों तरफ दिख रहा था। एक चीज़ बहुत खास रहा, निकलते के साथ जो उन्होंने नारे लगाए, भारत माता की जय, वंदे मातरम। ये हमारे इस देश के जो लिबरल और जिहादी गैंग है उन्हें छिप गया, उनको चुभना भी था, क्योंकि इस देश में एक नैरेटिव रहा कि जो भी इस संस्कृति से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको गाली देते रहो। और जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसके बारे में पहले भी बात कर सकता था, लेकिन मैं भी वेट कर रहा था कि देखते हैं ये क्या क्या करते हैं। जब अर्णव गोस्वामी गिरफ्तार हुए तो इन लोगों ने, कई लोगों ने सेलिब्रेट किए, कई लोगों ने एक तरह से फॉर्मेलिटी पूरी की और कहीं ना कहीं अर्णव गोस्वामी को ही नसीहत दी। वो कौन लोग थे? उनमें से ज़्यादातर वैसे लोग थे जो लोग कभी अर्णव गोस्वामी के पास नौकरी के लिए गए थे, अर्णव गोस्वामी ने उन्हें नहीं रखा। दूसरी तरफ वो लोग जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल से जुड़े रहे और अपना एजेंडा चलाया और आज यूट्यूब चैनल से अपना गुजारा कर रहे हैं। वो अर्णव गोस्वामी के पत्रकारिता पे सवाल खड़े कर रहे थे। उन्होंने ये कहा कि अर्णव गोस्वामी की पत्रकारिता से किसी को प्रॉब्लम हो सकती है, वे ऑफ टॉकिंग से किसी को प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब अर्णव गोस्वामी जैसे पत्रकार को इन दो कौड़ी के पत्रकारों से सीखने की ज़रूरत है, जिन्हें वो रिजेक्ट कर चुके हैं। और वही लोग अर्णव गोस्वामी की रिहाई को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। एक है अरफा खानम शेरवानी या पजामा, ऐसा ही कुछ है। उसने लिखा कि कुछ भी नहीं बदला, ये उसी तरह अहंकार उन्मादी बना हुआ है। अब ये लोग अर्णव गोस्वामी की रिहाई को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे जानते हैं वजह क्या है? क्योंकि इस देश में एक आम ट्रेंड रहा कि टीवी डिबेट्स में आप देखते होंगे कि हमेशा मौलानाओं को जगह दी गई। उन्हें क्या बुलाया जाता था? मौलाना साहब। वो साहब कभी स्कूल कॉलेज भी नहीं गए। लेकिन अर्णव गोस्वामी ने इसके उलट संस्कृति की बात कर दी, साधु संतों को बुलाने लगे, साधु संतों को सम्मान देना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि जो साधु संत बोलते होते हैं तो दूसरे पैनलिस्ट को अलाउ नहीं किया। ये इनको खटकता है कि एक पत्रकार जो हमारा नेक्सस बना हुआ था उसको कैसे तोड़ रहा है। इसकी वजह से इन्हें अर्णव गोस्वामी से प्रॉब्लम है, क्योंकि जो भी एजेंडा खड़ा करने की कोशिश करते हैं उसे अर्णव गोस्वामी एक्सपोज कर देता है। जैसे कि रिसेंटली आपने हाथरस में देखा कैसे इन्होंने एक नैरेटिव सेट किया हुआ था, अचानक से अर्णव गोस्वामी ने पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। सबसे हैरानी की बात है जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया, उसने यूपी के एक पत्रकार ने वहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ को गाली दी थी, उसके लिए उन्होंने लेटर जारी कर दिया। लेकिन अर्णव गोस्वामी को अवैध तरीके से गिरफ्तार किया गया, इसके लिए उनके पास एक शब्द नहीं थे। दूसरी तरफ ह्यूमन राइट कमीशन, जो कि आतंकवादियों के लिए तो खड़ा हो जाता है, विधवा विलाप करने लगता है, लेकिन इन मामलों के लिए पूरी तरह से चुप रहा। ये क्यों हो रहा है ऐसा? इसके पीछे जो सिस्टम बना हुआ है पहले से वो जिम्मेवार है। क्योंकि इस देश में पहले से एक सिस्टम रहा है कि जो लोग पढ़ाई लिखाई करेंगे वो अल्टीमेटली लेफ्टिस्ट हो जाते थे, क्योंकि गिने चुने इंस्टीट्यूशन थे लाइक जेएनयू, जाधवपुर। तो आप देखते हैं यहाँ आजकल भी आज़ादी के नारे लगते हैं, देश विरोधी नारे लगते हैं और तमाम कुकृत्य होते हैं। वो खैर हमारा टॉपिक नहीं है आज का। इन लोगों ने एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर रखा है कि इनके अकॉर्डिंग जो ये एजेंडा चलाते हैं वही सही है, और इनका नेक्सस बहुत बड़ा है, इवन ग्लोबल है। इसीलिए इनके गिरेबान पे कोई हाथ नहीं डालता।
क्योंकि इनका छोटा सा भी मामला हो तो वो मामला यूएन तक चला जाता है। और जो इनका जो नेक्सस है, इसको बनाने के पीछे सबसे बड़ी शुरुआत कहाँ से हुई? 1967 से। उस समय आपको पता है इंडिकेट सिंडिकेट की लड़ाई चल रही थी। इंदिरा गांधी ने वामपंथियों से मदद ली, लेकिन वामपंथियों ने इंदिरा गांधी को मदद तो दी, लेकिन सरकार में अपनी भागीदारी नहीं ली। उसके बदले उन्होंने क्या लिया? जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे उसमें अपना कंट्रोल, क्योंकि उनका एक एजेंडा है। जो भी लेफ्टिस्ट हैं, जो इस देश को खोखला करना चाहते हैं, उनका अलायंस किससे? जिहादी ग्रुप से। अदर कंट्री की बात करें तो दूसरी कंट्रियों में ये दोनों एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, लेकिन इंडिया में दोनों एक हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि जो भी राष्ट्रवादी ताकतें हैं वो हमारे ऊपर भारी पड़ेंगी। यही वजह है कि इन लोगों ने सेकुलरिज्म के नाम पे इतने सारे फ्रॉड इस देश के ऊपर थोपे। जैसे आप देखें, गाय काटकर उसकी खून बहाना सेकुलरिज्म है, उस पर कोई कुछ नहीं बोलता। उसी गाय की दूध एक दिन के लिए भगवान के ऊपर चढ़ा देना, वो नासमझी है। उसको तमाम तरह के ज्ञान दिए जाते हैं। जैसे आप देखते हैं ना कि हर दिवाली में कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है कि इस बार पटाखे नहीं चलाना है। वजह क्या है? उन न्यायालयों में भी सारे वामपंथी विचारधारा के लोग भरे पड़े हैं। हालांकि ये सरकार जब 2014 में जब से आई, इसने जो राष्ट्रवादी शक्तियां हैं उन्हें बढ़ाने की कोशिश नहीं की, जिसका परिणाम है कि लगातार उनका एजेंडा चल रहा है। लेकिन फिर भी एक लोगों में बदलाव आया है कि लोग धीरे धीरे बदल रहे हैं। जब लोग बदल जाएंगे तो ये सिस्टम भी बदल जाएगा। क्योंकि आप देखते हैं, कभी आपने सुना कि कोई भी न्यायालय हो उसने किसी और धर्म के त्योहारों पे कोई रोक लगाई हो? अब जैसे हमने पटाखे की ही बात की, तो दिवाली में तो बैन होता है, लेकिन क्रिसमस पे नहीं होता, क्योंकि वो पटाखा दिवाली में प्रदूषण करता है और क्रिसमस में ऑक्सीजन देता है। तो ये इनका एजेंडा रहा है। और ये सारे जो एजेंडा है उसके प्रमुख बाधा कौन है? अर्णव गोस्वामी। और कल से तो इन्हें चिढ़ने की वजह और मिल गई है कि अर्णव गोस्वामी ने बोल दिया कि 11 महीने के अंदर अंदर देश के हर हिस्से में रिपब्लिक का स्टूडियो होगा और वहाँ की लोकल भाषा में होगा। ये इनकी चिढ़ की वजह है। दूसरी तरफ एक और अनाउंसमेंट उन्होंने कर दिया कि 16 से 17 महीने के अंदर रिपब्लिक का नेटवर्क ग्लोबल होगा। अब तो इनके लिए और टेंशन वाली बात है, क्योंकि इन्होंने ताउम्र कुछ नहीं किया और एक नया चैनल जो नंबर 1 बन गया और इंडिया को ग्लोबली लीड करना चाहता है। इस तरह से तो इनका जो गुस्सा है वो जायज़ है। यही वजह है कि ये लोग ऐसे मुद्दे पे चुप रह जाते हैं। लेकिन अर्णव गोस्वामी जेल जाने के बाद और स्ट्रांग हुए। इतना कह सकते हैं कि वो एक पत्रकार बन के गए थे और सेलिब्रिटी बन के निकले। वो आप देखेंगे कि किस तरह से वो आगे इनको एक्सपोज करते हैं, क्योंकि कल भी जो उनका बॉडी लैंग्वेज था वो पूरी तरह से फुल फॉर्म में थे कि अब इनकी और बजने वाली है। अब बात करें उद्धव ठाकरे की, तो आप ये सोच रहे हैं कि उद्धव ठाकरे नासमझी में ये सब कर रहे हैं, इसी तरह से इस मामले में फंस गए हैं, तो बिल्कुल गलत है। एक्चुअल उनको प्रॉब्लम क्या है? सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा, जो उनके गले का फांस बन गया है, और जिसका गला फंसा हुआ हो वो हाथ पैर मारेगा, वही वो कर रहे हैं। और वो इस दलदल में फंस गए हैं कि जितना कोशिश कर रहे हैं निकलने की, उतना फंसते जा रहे हैं। इन्होंने जिस तरह से इस केस को दबाने की कोशिश की, यही वजह रहा कि ये केस उतना ही बड़ा होता चला गया। क्योंकि 14 जून को जब सबने सुना कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया, उस समय थोड़ी देर के लिए मेरे को भी लगा था कि हाँ सुसाइड कर लिया होगा। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से इस मामले को दबाया गया, लोगों का शक बढ़ता गया, और आज नतीजा ये है कि आप किसी से भी पूछें, ये ज़रूर बोलेगा कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ था। तो ये इन्होंने किया और उसी के तहत ये सब कर रहे हैं। लेकिन इसके जो इम्पैक्ट हैं
वो क्या हो रहे हैं। थोड़ा सा पीछे जाए तो इन्होंने चुनाव लड़ा था बीजेपी के साथ, वहाँ ये हाफ टेन्योर के लिए खुद का सीएम चाहते थे, उसके लिए वो आदित्य ठाकरे को बनाना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने मना कर दिया। ये गए शरद पवार के पास। शरद पवार भी चाहते तो 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री का कोटा इनको दे देते और 2.5 साल के लिए खुद को, लेकिन इसके पीछे भी शरद पवार की एक रणनीति थी, क्योंकि ये सच है कि महाराष्ट्र में शरद पवार जैसा कोई नेता रणनीति के मामले में नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी काफ़ी समझ है और पुराने एक्सपीरियंस है, उसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। तो शरद पवार ने इन्हें 5 साल के लिए दे दिया। यही उद्धव ठाकरे के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक सुसाइड था, क्योंकि उद्धव ठाकरे के अस्तित्व को मिटाना था। नतीजा ये हुआ कि ये पूरी तरह से सेकुलर हो गए। उस चक्कर में इनका कोर वोट बैंक जो है, अभी चूंकि सरकार है, संख्या बल है, तो जब तक चलेगा तब तक चलेगा, उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर नेक्स्ट चुनाव होते हैं तो अगर उद्धव ठाकरे को 10 सीट भी मिल जाए ना, तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि इनका जो कोर वोट बैंक है वो पूरी तरह से खिसक गया है। 21 वोट बैंक की तलाश में आगे निकले हैं, और जो ये सब एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, उसके पीछे क्या है? इनको मुसलमानों की वोट चाहिए, जिसके लिए ऑलरेडी वहाँ पे 2 सेकुलर पार्टियाँ हैं, कांग्रेस और एनसीपी। जब ये अपना वोट बैंक खो देते हैं, उसके बाद दूसरे की वोट बैंक को अपना बनाना इतनी आसान खीर नहीं है जो ये कर लें, क्योंकि अपना वोट बैंक जो है वो एक बड़ा चीज़ होता है। लेकिन इन्हें क्या लगता है कि मेरा जो वोट बैंक है वो फिक्स है, और उसमें से कुछ आ गए तो मैं फिर से मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। ये मैं आपको आज ही बता देता हूँ कि शरद पवार राजनीति में इतने अपरिपक्व नहीं है जो कम सीट वाले को सीएम बनाए और बार बार बनाए। एक बार बना दिया क्योंकि उन्हें बीजेपी को रोकना था, और सेकुलर बनने की चाह में उद्धव ठाकरे की स्थिति ये हो गई है जो वो ममता बनर्जी का कॉपी करना चाहते हैं। तो ये ममता बनर्जी कभी भी नहीं हो सकते, और महाराष्ट्र बंगाल कभी नहीं हो सकता, क्योंकि बंगाल का जो माइंडसेट है लोगों का वो अलग है जो कि महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में पहले शिवसेना की भी सरकार रही है, और शिवसेना जिन विचारधाराओं के खिलाफ लगातार लड़ती आई है उनके साथ है, और गठबंधन की सरकार है। जबकि अगर ममता बनर्जी की बात करें तो वहाँ उनकी खुद की पार्टी है, खुद की सरकार है, और उनका 35% जो वोट है वो पूरी तरह से सेफ है। और बंगाल के लोगों का एक माइंडसेट रहा है कि हम बड़े सेकुलर लोग हैं। हालांकि बीजेपी वहाँ ग्रो कर रही है, इसके पीछे वजह ये नहीं है कि बीजेपी ज़्यादा अच्छा काम कर रही है, वजह ये है कि लोग वहाँ आप समझ रहे हैं, क्योंकि लोगों को घरें जलाई जा रही है, लोग पलायन हो रहे हैं, तो उनको ये लगने लगा है कि जो ये सेकुलर पॉलिटिक्स है वो हिंदुओं के खून से ही सींचा गया, और बंगाल इसको देख रहा है, जिसकी वजह से वहाँ बीजेपी का जनाधार बढ़ते जा रहा है। जैसे ममता बनर्जी वहाँ सीबीआई को अरेस्ट करवा लेती हैं, कोई इनके खिलाफ बोलता है उसे जेल में डलवा देती हैं। यही काम उद्धव ठाकरे भी कर रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे सक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि जो महाराष्ट्र की जनता है उसकी सोच अलग है, और वहाँ बीजेपी पहले से एक स्ट्रॉन्ग पार्टी है। तो उद्धव ठाकरे अर्णव गोस्वामी के मामले को लेकर पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि चलो ये सब कर रहे हैं और साथ में डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, डेवलपमेंट के नाम पे भी जीरो है, क्योंकि महाराष्ट्र में बारिश आ जाए तो वहाँ स्थिति खुल जाती है। कोरोना के मामले में मुंबई की क्या स्थिति है सब जानते हैं। तो ये अगर चाहते हैं कि इस तरह की मैं पॉलिटिक्स करूं तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। बाकी ये ममता बनर्जी भी कभी नहीं बन सकते, और अर्णव गोस्वामी के मामले को लेकर ये तो एक्सपोज हुए ही हुए, लेकिन अर्णव गोस्वामी को बहुत बड़ा लाइमलाइट दे दिया। जाहिर सी बात है कि अर्णव गोस्वामी को लोग जानते थे, लेकिन उस जानने को इन्होंने क्रेज में कन्वर्ट कर दिया। जो अर्णव गोस्वामी के लिए तमाम जगह प्रदर्शन हो रहे थे, लोग इतनी आवाज़ें उठा रहे थे, जो फिर से कह सकता हूँ कि अर्णव गोस्वामी मजबूती से उभरे हैं, और उनके तेवर जो पहले थे
उससे अब दुगने हो गए हैं। बाकी फिर मिलते हैं, अगर आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।